Bismillahirrahmanirrahim. Scribes of divine revelation. You must be writing down everything. ठीक है, तो स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन, सबसे पहले स्क्राइब किसे कहते हैं? ये राइटर्स होते हैं, ठीक है, जो, लेकिन ये नॉर्मल राइटर्स नहीं है, ये वो राइटर्स हैं जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंट किए थे। ठीक है जी, आयान जरूर होगी। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये वो राइटर्स हैं जो होली प्रॉफिट ने ऑफिशियली अपॉइंट किए थे। ऐसा नहीं था कि हर एरा गैरा नत्थु खैरा जो भी चाहेगा हदीस लिख लेगा या कुरान लिख लेगा, नहीं। जिनको होली प्रॉफिट अलाउ करते थे, जिनको होली प्रॉफिट स्क्राइब बनाते थे, वो ऑफिशियल स्क्राइब्स कहलाते थे। जो अपनी मर्जी से लिख रहा होगा, ही वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द स्क्राइब ऑफ रेवलेशन। ठीक है, अच्छा, स्क्राइब ऑफ डिवाइन रेवलेशन यानी जो रिलीजन की बातें अल्लाह ताला की तरफ से आ रही हैं। बेटा गौर से सुनना, समझना कि स्क्राइब ऑफ डिवाइन रेवलेशन, रेवलेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रिसाइटेड रेवलेशन, दैट इज होली कुरान। एक होती है नॉन रिसाइटेड रेवलेशन, दैट इज हदीस। ठीक है, तो ये लोग कुरान भी लिखते थे और हदीस भी लिखते थे, इतनी बात बस जहन में रखनी है। ठीक है, ये कुरान भी लिखते थे, हदीस भी लिखते थे। मोस्ट प्रोमिनेंट इनका काम कुरान को लिखना होता था, क्योंकि कुरान की एक एक आयत प्रॉपरली लिखवाई जाती थी। हदीस एक एक प्रॉपरली नहीं लिखवाई जाती थी। आप कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। हदीस कभी लिखवाई जाती थी थोड़ी, कभी नहीं लिखवाई जाती थी। ठीक है, तो हदीस सब कोई नहीं लिख रहा होता था, कोई कोई लिख रहा होता, लेकिन कुरान प्रॉपरली एक एक आयत, एक 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 उसकी सीक्वेंस सब बता दी जाती थी। ठीक है, तो इस वजह से होली प्रॉफिट के फौरन बाद कुरान तो इजीली कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब देखिएगा स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन। अब आ जाए, इसका क्वेश्चन क्या है? बेटा जरा जल्दी से ना ये क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, बी को एक जल्दी से लिखें। स्क्राइब्स ऑफ डिवाइन रेवलेशन का क्या मतलब है कि देखो, यहाँ पर ना सिर्फ अभी बायोग्राफिकल अकाउंट मांगा जा रहा है उन लोगों का जो होली प्रॉफिट के लिए रेवलेशन को लिखा करते थे। ठीक है, जिसमें टॉप पर हैं जैद बिन साबित, अब्दुल्ला इब्न मसूद नंबर 2, अमीर मुआविया नंबर 3, हजरत उबई इब्न काब, खालिद बिन वलीद। जरा गौर से सुनने की बात है बच्चों। तो अब बच्चा मुझसे बहुत डिटेल अकाउंट है बेटा, सब कुछ दैट इज इंक्लूडेड इन आंसर क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड ऑफ द पर्टिकुलर कंपेनियन या कन्वर्जन टू इस्लाम ऑफ अ पर्टिकुलर कंपेनियन, कि भाई वो इस्लाम से पहले कैसे थे, फिर इस्लाम कैसे लेकर आए, कन्वर्जन। उसके बाद इस्लाम लाने के बाद एज अ स्क्राइब क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, कोई खास चीज उन्होंने लिखी, कोई ट्रीटी वगैरह। ठीक है, मेजर अचीवमेंट्स उनकी क्या रही लाइफ में, और डेथ और मार्टायरडम हुई तो कहाँ कैसे, किस बैटल में या नेचुरल डेथ हुई, तो ये सब लिखना है। ठीक है मेरे भाई, तो इन 5 के बारे में ये बैकग्राउंड, ये आंसर क्राइटेरिया होगा। आपको पता है ये कॉमन आंसर क्राइटेरिया है जो पूरे फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी में काम। ठीक है, तो इस वजह से बेटा एक बात और याद रखना, चाहे क्वेश्चन में स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन का वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, कहीं कहीं पे सिंपल वर्ड आ जाते हैं कि गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ द, बी बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, स्क्राइब का वर्ड नहीं होता तो आंसर विल रिमेन सेम, घबराने की कोई बात नहीं है। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद आ जाओ मेरे भाइयों, दूसरी चीज समझो कि देखो हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, जरा समझ लीजिएगा सॉरी, ये जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप एक बात को ये समझ लें कि यहाँ पे ना एक नोट मेंशन कर लें। ठीक है, और उसमें लिख लें कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और 3 इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, यानी ये 5 के 5 एक साथ नहीं आएंगे। देखो मैंने 5+5 लिखा हुआ है ना, तो कोई 2 आ जाएंगे 10 मार्क में। ठीक है भाइयों, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 और 3 इन अ 10 मार्क्स क्वेश्चन। डन हो गया ये लिखने के बाद अब हम आ जाएंगे हजरत जैद बिन साबित पर। ठीक है, हाँ मतलब हमेशा किसी के साथ मिलकर ही आएगा। ठीक है, 2 या 3 आ जाएंगे, 2 आते हैं आमतौर पर। 5 मार्क के हिसाब से हम अकॉर्डिंगली इसको क्या कहते हैं,
पढ़ रहे होंगे। तो भाई जरा जल्दी से ना इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें मैं कट डाउन कर रहा हूँ। वेन एवर द प्रॉफिट डिक्टेटेड मी द वर्स, यहाँ तक लिखकर डॉट डॉट डाल दिया, तो ये पूरी जो कोटेशन है शॉर्ट हो गई, ठीक है। बाकी तो शॉर्ट ही है, जरा जल्दी से लिख लो। मैं एक साथ पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, स्टोरी टाइप तो नहीं है, लेकिन बहरहाल काफी चीजें एक साथ एक्सप्लेन हो जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। जल्दी से लिख लो भाई। देखो, ये देखो, एक तो ये कि दे वर द प्रिंसिपल स्क्राइब्स, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड द मेजर स्क्राइब ऑफ द रेवलेशन, ऑल्दो ही वाज वेरी यंग एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट, बट के बहुत ही इंटेलिजेंट थे। खजरत ट्राइब से बिलोंग करते थे। इसमें एक बात आपको समझ आई कि होली प्रॉफिट ने किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म शो नहीं की, ठीक है। कोई भी ट्राइब हो, हालांकि खजरत ट्राइब इज नॉट द कुरैश वन, कुरैश का ट्राइब नहीं है, लेकिन फिर भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बड़ी पोजीशंस भी ऐसे लोगों को दी जो कुरैश से बिलोंग नहीं करते थे। एज ऑफ 11 बिफोर माइग्रेशन थी, तो माइग्रेशन से पहले ही कहा यह जाता है कि इनको कुछ कुरान के पार्ट्स याद हो गए थे। कैसे? कि वो जो वहां के लोग आते थे, गुजरते थे मदीना के बाहर से, मदीना के रहने वाले थे ना, तो मक्का के कुछ लोग ट्रैवल वगैरह करते, ट्रेड वगैरह करते, उसकी वजह से मदीना के बाहर से गुजरते, तो उनसे सुन सुनकर ही याद कर लेते थे कुछ ना कुछ कुरान, ठीक है। ऑल दो बैटल ऑफ बदर में क्योंकि ये बहुत छोटे थे और ओहद में भी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बैटल में जाने नहीं दिया था। टुक पार्ट इन ऑल इंपॉर्टेंट बैटल्स आफ्टरवर्ड, यानी बदर और ओहद के बाद। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा कि भाई अबू हुरैरा, सॉरी, ठीक है, जैद बिन साबित, एक बात सुनो भाई, मुझे ना एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको हेब्रो लैंग्वेज आती हो, जिसको सीरियक लैंग्वेज आती हो, क्योंकि वहां लेटर्स वगैरह भेजने पड़ते हैं, तो ये लैंग्वेज है ज्यूस की और ज्यूस को आती है, ठीक है। तो ज्यूस पे ट्रस्ट करना पड़ता है और ज्यूस हैं फ्रॉडी। आई बात समझ में? तो होली प्रॉफिट ने इनको कहा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे, तुम हेब्रो और सीरियक लैंग्वेज सीख लो। इट इज रिपोर्टेड कि भाई 15 से 20 दिनों के अंदर इन्होंने सीख ली, सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर सीख लिया, एंड ही वाज एबल टू रीड एंड राइट लिया करते थे हेब्रो लैंग्वेज को और मुख्तलिफ किस्म की ऐसी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, होली हजरत ज़ैद बिन साबित ये भी कहते हैं कि जब भी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लिखवाया करते थे तो मैं उसे लिख लेता था, ठीक है, और फिर मैं लिख कर होली प्रॉफिट के सामने उसे रिसाइट करता था, और फिर उसके बाद अगर होली प्रॉफिट को करेक्शन की जरूरत होती तो होली प्रॉफिट करेक्शंस कर लिया करते थे उसमें, मतलब बता दिया करते थे कि भाई ये सही कर लो। अच्छा, ये फर्स्ट अंसारी थे, ठीक है, who took oath on हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु's hand, ठीक है, जब अबू बकर कैलिफ बनाए गए। ये फर्स्ट अंसारी कैसे थे जरा सुन लेना, ठीक है। वैसे तो फर्स्ट अंसारी नॉर्मल लोगों में, सरदारों में नहीं, ठीक है, वरना हजरत अबू बकर की कैलिफेट में आपने इलेक्शन में पढ़ा हुआ है कि द फर्स्ट पर्सन हु टुक ओथ वाज साद, ठीक है, अमंग द अंसार। लेकिन अंसार में से जो नॉन सरदार थे, ये शुरू में सरदार नहीं थे ना मेरे भाई, ठीक है, तो उनमें से जिन्होंने सबसे पहले ओथ ली, ठीक है, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर वो हजरत जय जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। बैटल ऑफ यमामा में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहीद नहीं हुए थे उसमें। तो उसके बाद बैटल ऑफ यमामा के बाद जब कुरान कंपाइल्ड हुआ, ठीक है, तो हजरत अबू बकर ने इन्हीं को हेड बनाया था इसका, स्क्राइब्स का और कंपाइलर्स का। तो फिर आपको याद है पूरी डिटेल से इन्होंने 3 मेथड्स यूज किए थे, ठीक है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अपने पास भी लिख लो, 3 मेथड्स, ठीक है, 3 मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के 3 मेथड यूज करते थे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं कि सबसे पहले क्या कहते हैं, चेकिंग बाय द मेमोरी, नंबर 2 पे क्या कहते हैं, 2 ट्रस्टवर्दी विटनेसेस, और नंबर 3 पे क्या था, क्या कहते हैं, वो था कि जो है वो उसमें मैचिंग विद द ओल्ड स्क्रिप्चर्स किया करते थे, ठीक है, दैट दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये 3 मेथड्स आपने बता दिए। कैलिफेट ऑफ उस्मान में जब डायलेक्ट इशू आया, तब भी हजरत जैद बिन साबित को बुलाया गया और उनके साथ 3 और लोगों को बुलाया गया, अब्दुर्रहमान बिन हारिस, सईद बिन अलास, ठीक है, और अब्दुल्ला बिन जुबैर, ठीक है। तो इन 3 लोगों को, 4 लोगों को ये काम दिया गया, तो उन्होंने 7 to 8 कॉपीज बनाई और उस्मानी स्क्रिप्चर कंपाइल करके पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड करने के अंदर इन्हीं का हाथ था, ठीक है। साथ साथ जब हजरत उस्मान के बाद हजरत अली कैलिफ बने, तो हजरत अली ने भी उसी स्क्रिप्चर को पूरी दुनिया के अंदर स्प्रेड किया। फिर कैलिफेट ऑफ उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर, ठीक है, काजी ऑफ मदीना यही बनाए गए, ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है, डेप्यूटी व्हेनेवर कैलिफ वेंट फॉर द हज और उमरा, ठीक है, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हज या उमरा के लिए जाते या किसी काम के लिए जाते, तो मदीना के अंदर डेप्यूटी
किसको बना देते, ज़ैद बिन साबित को बना देते। ये बहुत बड़ी बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी सर्विसेज की वजह से इनको एक टाइटल मिला गाइड ऑफ द कम्युनिटी का, गाइड ऑफ द कम्युनिटी का। 56 की सिर्फ एज थी, वेरी यंग एज, 45 एज के अंदर डाइड हुए। ठीक है, तो देखो काम के आदमी वैसे कम ही जिंदा रहते हैं, आपने देखा है। ठीक है, काम के आदमियों की एज कम ही होती है, 60, 63, 65, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ज्यादा जिंदा अल्लाह ताला उनको नहीं रखता, और ये लेसन देता है कि काम करने के लिए लॉन्ग टाइम की जरूरत नहीं होती, बल्कि इफेक्टिव टाइम की जरूरत होती है। ठीक है, आप इफेक्टिवनेस के साथ कम उम्र के अंदर ही बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, पिछली उम्मतों की कितनी लंबी लंबी एजेस थी, लेकिन ना उन्होंने अपनी किताबों को प्रिजर्व किया, ना अपने नबी के वर्ड्स को, ना किसी चीज को। मुसलमानों की एजेस इतनी इतनी सी और सब कुछ करके रख दिया। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ग्रेटनेस है। तो बहरहाल ये हो गया जैद बिन साबित। अब इसके बाद देखो बेटा, अब्दुल्ला इब्न मसूद, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर पर्सनालिटी अमंग द कंपेनियंस आफ्टर द फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स एंड वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट और डिसेंडेंट्स के बाद, और फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स के बाद अगर किसी का मर्तबा आता है ना, तो वो अब्दुल्ला इब्न मसूद है। ठीक है, अपने स्टेटस के अंदर तो अब्दुल्ला इब्न मसूद जैद बिन साबित से भी ऊपर के थे भाई, टू बी वेरी क्लियर। बट स्क्राइब्स में, क्योंकि जैद बिन साबित ज्यादा मशहूर हुए, ठीक है, बाकी लीडर्स के अंदर अब्दुल्ला इब्न मसूद ज्यादा मशहूर हैं। ठीक है, पहले आप लिख लें, फिर मैं आप उसको इनको तफसील से समझाता हूँ। जल्दी से लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अर्लीस्ट कन्वर्ट्स में से हैं मेरे भाई। ठीक है, अर्लीस्ट कन्वर्ट्स में से हैं, लाइफ इन मक्का के आदमी हैं। मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद द प्रॉफिट गुजरता था, यहाँ तक कि जब ये माइग्रेट करके आए, तो इनका और इनकी फैमिली का, इनकी वालदा वगैरह का, और फिर तो होली प्रॉफिट के घर पर इतना ज्यादा आना जाना था कि लोग ये समझते थे कि ये होली प्रॉफिट के रिश्तेदार हैं। ठीक है, कि ये होली प्रॉफिट के फैमिली मेंबर्स हैं। फर्स्ट टू रिसाइट सूरह अल रहमान, लाइफ इन मक्का में ही मुसलमान हुए थे ना, तो थे बेचारे कमजोर से, लेकिन दिल के बड़े बहादुर और बहुत स्ट्रांग मैन थे। जब जब ये सूरह रहमान नाजिल हुई ना, तो ये आउटस्टैंडिंग थी। आपको पता है सूरह रहमान आप पढ़े तो क्या अल्लाह ताला की रहमतें उसके अंदर हैं। तो जब नाजिल हुई ना, तो इन्होंने जाकर जोर जोर से खाने काबा के अंदर सूरह रहमान पढ़ना शुरू की। ठीक है, और चैलेंज किया है कोई इस जैसा कलाम तो ला कर दिखाओ। लोग ला तो सकते नहीं थे, ठीक है, दलाइल तो होते नहीं लोगों के पास, तो मारना शुरू किया, इतनी बुरी तरीके से मारा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए क्या ग्रेट बात कही थी कि जो कोई कुरान को ऐसा पढ़ना चाहे, एज फ्रेश एज इट वाज रिवील्ड, ठीक है, तो वो अब्दुल्ला इब्ने उम्मे अब्द, सन ऑफ उम्मे अब्द, यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरह पढ़े। क्या बात है, बहुत जबरदस्त कुरान पढ़ते थे। डीप नॉलेज ऑफ कुरान भी थी, सिर्फ कुरान के रिसाइटर अच्छे नहीं थे, बल्कि डीप नॉलेज ऑफ कुरान भी थी। ठीक है, माइग्रेटेड ट्वाइस किया था, पहले एबिसीनिया और फिर मदीना। ठीक है, अबू जहल को के सर को अलग करने वाले, अब उसकी बॉडी से, ये क्या कहते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद थे। याद है ना, दो बच्चों ने कत्ल किया था, मुआज एंड मुआवज। ठीक है, लेकिन जो है इसके अंदर कुछ जान बाकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू जहल का कुछ सर उतार के लेकर आए, तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद को नहीं पता था कि कुछ जान बाकी है, इसके सीने पर बैठ गए, और जब सर काटने लगे तो इसकी आंख खुली। कहा कि अब्दुल्ला, जरा गर्दन को नीचे से काटना। ठीक है, गर्दन को नीचे से काटना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं मतलब ये हो कि कम से कम दूसरे लोगों में जब ये गर्दन रखी जाए ना, तो बड़ी ऊंची मालूम हो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा चल निकल। ठीक है, गर्दन काटी, बालों से पकड़ा और होली प्रॉफिट के सामने लाकर रख दिया। होली प्रॉफिट ने कहा कि ये मेरी उम्मत का फिरौन था। ठीक है, टू कूफा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बाय उमर, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो को जो है वो क्या कहते हैं, हज़रत उमर के ज़माने में हज़रत उमर ने इनको एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कूफा बनाकर भेजा। इसकी स्टोरी सुन लो जरा। कूफा के लोग हज़रत उमर के पास आए और हज़रत उमर के पास आकर कहा कि अमीर अल मोमिन हज़रत उमर, आपने एक नया सिटी कूफा बना तो दिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे पास कोई बहुत ही नॉलेजेबल आदमी हो, ठीक है, कोई बड़ा आलिम भेज दें मदीना के अंदर, तो उलमा भरे हुए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सेंड किया, और पहले हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद को बुलाया, उनकी नॉलेज की तारीफ की, और कहा कि देखो, इवन आई एम नॉट फ्री फ्रॉम द नॉलेज ऑफ अब्दुल्ला इब्ने मसूद, लेकिन आई प्रेफर यू पीपल ऑन माई सेल्फ। ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत मरतबा खुद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मसाइल पूछा करते, मशवरे लेते। देखो, एक बड़े आदमी की ये अलामत होती है, ये बात याद रखना,
वो अपनी राय को, अपने ओपिनियन को 100% नहीं समझता, बल्कि 10 लोगों से मशवरा भी लेता है, ठीक है। और वो ये समझता है कि इवन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन मेक मिस्टेक। आप अंदाजा लगाएं, मैसेंजर जो कोई मिस्टेक नहीं करता, मैसेंजर मिस्टेक नहीं करता, ठीक है, कोई मिस्टेक मैसेंजर की नहीं होती। वो भी क्या कर रहा होता है, वो भी डिफरेंट टाइप पे मशवरे ले रहा होता है। और अल्लाह ताला ने उसके बारे में भी हुक्म दिया है, वह शाविरहुम फिल अम्र, के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मशवरे लेते रहा करें, ठीक है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को फुल ऑफ नॉलेज कहा करते थे। आप यकीन करें कि अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर कूफा ना भेजते, तो सबसे ज्यादा हदीसें नैरेट करने वाले यही होते, ठीक है। लेकिन कूफा चले गए, मदीना वॉज द ओरिजिन ऑफ द नॉलेज, ठीक है। तो जब मदीना ओरिजिन ऑफ द नॉलेज था, तो लिहाजा अब मदीना से जब चले गए, तो इनसे इतनी ज्यादा हदीसें लोग नैरेट नहीं कर सके, ठीक है। 800 हदीसें इन्होंने नैरेट की। ये भी बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं ऑनर है। एक बच्चा पूछ रहा है हु इज कूफा, अरे माशाल्लाह, हु इज कूफा नहीं, व्हाट इज कूफा, ठीक है, वेयर इज कूफा, ठीक है भाई। कूफा एक सिटी का नाम है इराक वाली साइड पे, ठीक है। तो अब जरा देख लीजिएगा कि ये वही है कूफा जहां पे हजरत अली ने अपना कैपिटल ऑफ इस्लामिक एम्पायर बनाया था, मदीना से चेंज करके, ठीक है। ये वही है कूफा जिस कूफा वालों ने बाद में धोखा दिया था हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, किसमें, वो जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, इवेंट ऑफ करबला में, ठीक है। तो बहरहाल ये कूफा चले गए थे। अच्छा, कंटेम्प्रेरीज भी इनके बारे में कहा करते थे, यानी इनके जो साथ के, ये साथ के जो लोग थे ना, जो ग्रेट स्कॉलर्स थे अब्दुल्ला इब्न मसूद के, देखो आपकी बड़ी सक्सेस ये होती है कि आपकी फील्ड के, आपके साथ के लोग आपके बारे में अच्छा कहें, ठीक है। तो आपके साथ के लोग जो थे वो कहते थे कि वी हैव नेवर सीन अ मैन हु इज बेटर बिहेव्ड। भाई इतनी ज्यादा नॉलेज और इतना हम्बल आदमी, ठीक है, कि जेंटल इन टीचिंग, कि कोई बात भी विदाउट एक्यूरेसी के कहते नहीं थे। इतनी बड़ी नॉलेज और इतना हम्बल आदमी लोग कहते हैं हमने नहीं देखा जैसा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद थे। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि फोर राइटली गाइडेड कैलिफ्स और हजरत आयशा और जो है वो क्या कहते हैं, हजरत आयशा के बाद अगर नॉलेज में किसी का मर्तबा आता है ना, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद का आता है। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी थे नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब जरा जल्दी से अमीर मुआविया के बारे में जरा एक पैराग्राफ लिख लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सुने बेटा, देखिए एक बात को समझें। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू सुफियान के सन है, ठीक है। ये वही अबू सुफियान है जो किसी जमाने में इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे, डिफरेंट बैटल्स इस्लाम के लिए लड़ी हैं, ठीक है। और बैटल ऑफ ओहद को लीड करने वाले भी यही थे अगेंस्ट द मुस्लिम। बैटल ऑफ ट्रेंच को भी, बैटल ऑफ बदर इनकी वजह से हुई थी। तो पहले तो नेगेटिवली ग्रेट थे, और फिर उसके बाद जब कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के वक्त अबू सुफियान मुसलमान हुए, तो पूरी फैमिली के साथ मुसलमान हुए। अबू सुफियान की ही वाइफ हिंदा थी, ठीक है, जो मुसलमान हो गई थी। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के वक्त पूरी फैमिली मुसलमान हुई, क्योंकि ग्रेट पर्सनालिटीज थे, ठीक है, होली प्रॉफिट के पुराने जानने वाले थे। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो इन लॉज थे, क्योंकि इनकी बहन हजरत मुआविया की बहन उम्मे हबीबा वॉज द प्रॉफिट्स वाइफ, यानी अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा वॉज द प्रॉफिट्स वाइफ, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा करीबी हो गए होली प्रॉफिट के। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के फौरन बाद स्क्राइब ऑफ रेवलेशन अल्लाह ताला ने इनको बनने का मौका दिया, ठीक है। सेक्रेटरी टू द प्रॉफिट रहे। और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की कैलिफेट के बाद जब हजरत उमर कैलिफ बने, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया के भाई यजीद बिन अबू सुफियान को कैलिफ बनाया सीरिया का, जब सीरिया फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट हुआ। लेकिन यजीद बिन अबू सुफियान की डेथ हो गई, नेशनल डेथ, ठीक है। तो यजीद बिन अबू सुफियान की डेथ के बाद, यानी हजरत मुआविया के बड़े भाई, ठीक है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अबू सुफियान के पास गए कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, और गम के लिए, पुरसे के लिए। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख्याल का इजहार किया अबू सुफियान से कि मैं तुम्हारे दूसरे बेटे मुआविया को अब सीरिया का गवर्नर बनाना चाहता हूँ। अबू सुफियान ने बहुत रेजिस्ट किया, कहा कि उमर क्या सारी जिम्मेदारियां हमें ही दोगे, किसी और को दो, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में ग्रीड ऑफ कैलिफेट और पावर तो था नहीं, ठीक है। अबू सुफियान ने कहा कि भाई हम क्या ये सारी जिम्मेदारियां तुम हमें ही दोगे, किसी और को दो, और तुम मुआविया के बारे में सोच रहे हो, ही इज नॉट मेच्योर इनफ लाइक यजीद बिन अबू सुफियान। ये वो यजीद नहीं भाई हजरत हुसैन वाला, ठीक है, वो अलग था। तो ही इज नॉट मेच्योर इनफ लाइक अबू यजीद बिन अबू सुफियान। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा
कि अल्लाह ताला ने मुझे जो इंटेलिजेंस दी है, ठीक है, उसके थ्रू मुझे मुआविया मोस्ट सूटेबल लगते हैं इस सीट के लिए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह को अपॉइंट किया गया और उन्होंने ग्रेट अपॉइंटमेंट शो की। ठीक है, आप देखें कि 21 साल तक गवर्नर ऑफ सीरिया रहे। फिर फर्स्ट नेवल फ्लीट जो हुई, यानी मुसलमानों ने जो पहली बैटल हजरत उस्मान के जमाने में समंदरों और दरियाओं के ऊपर जाकर लड़ी है, ठीक है, तो वो मेडिटेरियन सी के अंदर हजरत उस मुआविया रज़ी अल्लाह तआला समझ लो राज करते थे, राज रूल करते थे। हजरत मुआविया और इनके साथ एक और वो था गवर्नर अब्दुल्ला बिन अबी सरा। ठीक है, इस्लामिक एम्पायर को इन्होंने बहुत एक्सटेंड किया। अच्छा, फिर उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उस्मान के जमाने में इस्लामिक एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया। ठीक है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला में पहली मरतबा हमने इस्लामिक एम्पायर को मेजरमेंट की थी। ठीक है, मेजरमेंट तो वो क्या कहते हैं 22.5 लाख स्क्वायर माइल थी। ठीक है, 22.5 लाख स्क्वायर माइल थी। और जब हजरत उमर रज़ी शहीद हुए, जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दुनिया से जा रहे थे, तो ये 36 लाख स्क्वायर माइल हो चुका था, यानी 14 लाख स्क्वायर माइल हजरत उस्मान के जमाने में कॉन्क्वेस्ट हुआ। लेकिन एक डार्क एज आया जिसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुसलमानों का। ठीक है, और हजरत मुआविया और हजरत अली का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके बारे में इन दोनों को अपनी डेथ तक बहुत ज्यादा रिग्रेट भी था। ठीक है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो हम पढ़ेंगे कैलिफेट के अंदर। एक बहुत बड़ा जो है वो हिपोक्रेट्स का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो कोई इसके जो है वो क्या कहते हैं तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग एक बैटल में और 40,000 से ज्यादा लोग दूसरी बैटल में शहीद हुए थे, और दोनों मुसलमानों की तलवार से। ठीक है, तो हजरत अली के साथ हजरत मुआविया और हजरत आयशा का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रिवेंज ऑफ द ब्लड ऑफ उस्मान के चक्कर में। ठीक है, वो अभी हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। इसी की वजह से बैटल ऑफ सिफीन हुई थी जिसमें तकरीबन 37,000, कहीं लिखा हुआ है 40,000 के करीब मुसलमान शहीद हुए थे। और आपको मालूम है इतना तो किसी बड़ी से बड़ी रोमन और पर्शियन बैटल में भी नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन बहरहाल हजरत अली के बाद हजरत हसन कैलिफ बने, और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ 6 मंथ्स कैलिफ रहे, और हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कैलिफेट हैंड ओवर कर दी थी हजरत मुआविया के हाथ में। बिल्कुल प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत डिटेल से इवेंट ऑफ करबला पढ़ाया था, बहुत डिटेल से। जिसने नहीं पढ़ा हो तो जाके रिकॉर्डिंग सुन ले। ठीक है, बहुत डिटेल से इवेंट ऑफ करबला पढ़ाया था। ठीक है, तो हजरत मुआविया के साथ किस तरह से हजरत हसन की निगोसिएशंस हुई थी, और उसी की वजह से जो है वो क्या कहते हैं फिर इस्लामिक एम्पायर इतनी एक्सटेंड होना शुरू हुई कि देखो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स तक। हजरत अली के जमाने में तो कोई एक्सटेंशन नहीं हुई ना। ठीक है, हजरत अली के जमाने में कोई एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर नहीं हुई। ठीक है, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने तक तो हमारे पास 36 लाख स्क्वायर माइल था। ठीक है, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इसको बढ़ाकर 66.7 पर लेकर आए, कहीं पे लिखा हुआ है 64.3 पर लेकर आए। ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया, यानी अकेले 4 राइटली गाइडेड कैलिफ ने मिलकर, ठीक है, जितने कॉन्क्वेस्ट किया अकेले हजरत मुआविया ने उतना कॉन्क्वेस्ट करके मुसलमानों की एम्पायर को क्या किया, जो है वो क्या कहते हैं एक्सटेंड किया। तो ये ग्रेटनेस ऑफ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी थी इनके कैलिफेट के अंदर, और फिर जो है वो आदत समझ में। ठीक है, अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड। ठीक है भाई, डन हो गया ये। ठीक है, तो हजरत उस मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, और मैंने आपको समझा दिया था कि वो जो यजीद के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, तो उसमें हजरत मुआविया का क्या रोल था वो मैंने इवेंट ऑफ करबला में बता दिया था कि हजरत मुआविया ने अपनी लाइफ के एंड में अपने बेटे यजीद को, ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं कैलिफेट के लिए नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो जिसकी वजह से सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे इवेंट ऑफ करबला वाले, और वो पूरा इवेंट ऑफ करबला हजरत मुआविया की डेथ के बाद ही हुआ था। जब तक हजरत मुआविया जिंदा थे तो उन्होंने बनु हाशिम बनु उमैया और हर किस्म के क्लैशेस को रोक कर रखा हुआ था। ठीक है भाइयों, तो जब हजरत मुआविया दुनिया से गए तो फिर ये इवेंट ऑफ करबला वगैरह होना शुरू हुआ। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैलिफ रहे, 21 ईयर्स तक कैलिफेट भी की है। यानी पहले 21 साल क्या रहे गवर्नर ऑफ सीरिया, और फिर 20 साल की उन्होंने कैलिफेट भी की। तो लॉन्गेस्ट कैलिफेट है अमंग मतलब इनिशियल स्टेजेस के अंदर। ठीक है मेरे भाइयों, तो जरा जल्दी से ये उबई इब्ने काब लिखो। समझो भाइयों, देखो एक मैटर है, उबई इब्ने काब रजी अल्लाह तआला अन्हु अगेन बिलोंग टू द खजरज ट्राइब, यानी अंसारी कंपेनियन है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड स्क्राइब है, और अर्लीस्ट कन्वर्ट
में से हैं मदीना के। वो जो प्लेजेस ऑफ अकबा हुई थी ना, यानी माइग्रेशन से पहले, जिसकी वजह से होली प्रॉफिट ने माइग्रेट किया था, तो माइग्रेशन से पहले जो प्लेजेस ऑफ अकबा हुई थी, उसके अंदर भी हजरत उबई इब्न काब गए थे और मुसलमान हो चुके थे। ठीक है, होली प्रॉफिट इनको बहुत वैल्यू दिया करते थे, इनकी डेडिकेशन और डिवोशन की वजह से। पूरा कुरान इनको होली प्रॉफिट की लाइफ में ही याद था, बेस्ट रिसाइटर थे। और अब जरा गौर से सुनना, एक बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब से कहा कि उबई, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुमसे कुरान को सुनूं, पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उबई इब्न काब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप पर तो कुरान नाजिल ही हुआ है, आपको क्या सुनाऊंगा। जैसे हेजिटेशन होती है ना यार, टीचर के सामने क्या खड़े होकर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वही टीचर है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको सुनाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उबई, मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया है कि उबई से कुरान सुनो। ओहो, जब होली प्रॉफिट ने ये कहा ना कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि उबई से कुरान सुनो, उबई इब्ने काब की आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे, अवसम्मानी लका रब्बी। 3 दफा कहा, अवसम्मानी लका रब्बी। अरे अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा। ये खुशी के आंसू थे कि यार, मेरा इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने दे दिया मेरी औकात से बढ़कर, कि मेरा नाम लेकर अपने नबी को कहा कि भाई तुम कुरान इनसे सुनो। तो क्या बात है। तो बहरहाल ये ग्रेट पर्सनालिटीज में से थे। और लास्ट रेवलेशन, दिस डे हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड चूजन इस्लाम एज योर रिलीजन। हजरत उबई इब्ने काब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर लिखी। कहां पर? मैदान अरफात में, 9th ऑफ जुलहज और 10th ईयर ऑफ हिजरा 632 एडी को। याद आ गया मेरे भाइयों? ठीक है, तो यहाँ पर आप बेटर है कि वो लास्ट रेवलेशन की ट्रांसलेशन भी लिख दें। ठीक है, ट्रांसलेट 5:3। क्या मतलब? वो जो लास्ट रेवलेशन थी, दिस डे हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू। ठीक है मेरे भाई। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो कुछ सेंसिटिव मैटर में उबई इब्ने काब जैसी पर्सनालिटी से पूछा करते थे, इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे। अबू बकर साहबा के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े स्कॉलर थे, बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले थे, क्योंकि होली प्रॉफिट के साथ सबसे ज्यादा टाइम अबू बकर ने गुजारा था। ठीक है, लेकिन फिर भी अबू बकर इनसे कुछ मैटर्स में पूछा करते, तो ये इनकी कितनी ग्रेटनेस थी। ठीक है, डाइड इन 29 एज, उस्मान कैलिफेट के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो उबई इब्ने काब द ग्रेट रजी अल्लाह अन्हु। भाई 2 या 3 स्क्राइब बुशरा 10 मार्क में आएंगे। ठीक है, एक स्क्राइब नहीं आएगा। हाँ, अगर सिर्फ जैद बिन साबित आ सकता है तो वही पूरी एफर्ट्स लिखनी पड़ेंगी उनकी। होली प्रॉफिट की लाइफ टाइम का कुरान की कॉम्पिलेशन, अबू बकर की लाइफ टाइम की कुरान की कॉम्पिलेशन, उस्मान की लाइफ टाइम की कुरान की कॉम्पिलेशन और उनका पूरा अकाउंट। ठीक है, तो तीनों लिख देंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा। ठीक है, वैसे जैद बिन साबित, बाकी और किसी का नहीं आया आज तक भी। ठीक है, और वो जो आया है वो मैं भी करवाऊंगा जैद बिन साबित का। ठीक है भाई, ये उबई इब्ने काब का समराइज सा अकाउंट हो गया। खालिद बिन वलीद द ग्रेट। ठीक है, जरा जल्दी से इनकी पॉइंटर्स लिखें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु इनिशियली तो बिटरेस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम थे, सख्त दुश्मन। वलीद के बेटे भाई, वलीद जो बिटरेस्ट एनिमी ऑफ द प्रॉफिट था। ठीक है, तो इतना खतरनाक आदमी, ठीक है, उसके बेटे थे। और क्या कहते हैं, बैटल ऑफ ओहद में इन्हीं की वजह से मुसलमान बैटल हारे थे। याद आ गया? वो जो बिहाइंड से अटैक किया था। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह ताला हिदायत देना चाहे तो फिर कौन रोक सकता है। ठीक है, जब अबू जहल के बेटे इकरिमा को भी मिल सकती है हिदायत, तो वलीद के बेटे खालिद को भी मिली हिदायत। ठीक है, और अब देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ इस्लाम हुआ 8th ईयर ऑफ हिजरा में, कहीं पे 7th भी लिखा हुआ है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का से पहले। बस इतनी सी बात याद रखिएगा, ये ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद हुआ था। और अमर इब्ने आस और उस्मान बिन तलहा, इन दो लोगों के साथ मिलकर ही आए थे इस्लाम एक्सेप्ट करने। क्या वाकया हुआ था, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ, बड़ा आउटस्टैंडिंग वाकया है। खालिद बिन वलीद जो है ना, बैटल ऑफ ओहद के बाद आपको ना गायब से नजर आएंगे। मतलब बैटल ऑफ ट्रेंच में कोई इतना एक्टिव पार्ट इनको नजर नहीं आएगा। इनको खालिद बिन वलीद को ना थोड़ा रिग्रेट फील होने लगा था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद, कि यार मैंने जो इस्लाम के खिलाफ किया वो गलत किया। ठीक है, गौर से सुन लीजिएगा। तो इनके बड़े भाई मुसलमान होकर मक्का आ गए, मदीना आ गए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद। तो होली प्रॉफिट ने एक दिन पूछा कि यार खालिद कहाँ है तुम्हारा भाई, इतना इंटेलिजेंट है, कहाँ रहता, कहाँ है आजकल, नजर नहीं आ रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके भाई ने बताया कि भाई वो मक्का के अंदर ही है, वही आइडल वर्शिपिंग करता है। होली प्रॉफिट ने कहा कि यार, खालिद जैसा इतना इंटेलिजेंट और ब्रेव आदमी
इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी का मालिक अभी तक अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करता है। समझ नहीं आती बात मुझे, ये इतना इंटेलिजेंट होकर ऐसी बेवकूफी की बात क्यों करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत ग्रेट कमेंट दिया खालिद की इंटेलिजेंट का। खालिद बिन वलीद के भाई ने लेटर लिखा और कहा कि यार खालिद, जिसका तू बिटरेस्ट एनिमी है, देख वो तेरे लिए कितनी तारीफ की बातें करता है, कितनी अच्छी बातें करता है। ठीक है, इस पर खालिद बिन वलीद कहते हैं, पहले ही मुझे रेग्रेट तो फील होता ही था कि मैंने जो इस्लाम के खिलाफ किया, अब मेरे दिल में इस्लाम उतर गया और मेरा दिल चाहता था कि मैं उड़कर मदीना पहुंच जाऊं और मोहम्मद के हाथ पर इस्लाम को एक्सेप्ट कर लूं। ठीक है, लेकिन अब वो लेटर मैंने लिया और मैंने पक्का इरादा कर लिया, कुछ भी हो जाए मैं मदीना जाकर मुसलमान होऊंगा। ठीक है, अपना अपने हथियार लिए, ठीक है, अपने वेपन्स लिए और मक्का से निकलने लगे। जब मक्का से निकलने लगे तो इनको एक बंदा और मिला, अमर बिन आस, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटी, फातेह इजिप्ट, इजिप्ट के कॉन्क्वेस्ट करने वाला हजरत उमर के जमाने में ग्रेट पर्सन अमर बिन आस मिले। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं थे। कहने लगे, पूछे कहाँ जा रहे हो खालिद। ठीक है, कहा कि भाई क्या छुपाऊं तुमसे, ठीक है, कि मैं तो माइग्रेट कर रहा हूँ, मक्का से बाहर थे। अमर बिन आस ने कहा कि चलो यार, मेरा भी यही इरादा है। तो साथ हो गए। साथ उस्मान बिन तलहा भी मिल गए, जिनके पास खाने काबा की चाबी हुआ करती थी, ग्रेट पर्सनालिटी। ठीक है, वो भी मिल गए और तीनों मिलकर होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मुसलमान हुए। और क्या ग्रेट मुसलमान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुसलमान होने के फौरन बाद ही, ठीक है, थोड़ी ही दिनों के अंदर इनको भेज दिया कहाँ, रोमन एम्पायर से बैटल ऑफ मोता लड़ने के लिए। और सबको डिटेल से बैटल ऑफ मोता 10 मार्क की पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि बैटल ऑफ मोता में उन्होंने 9 सॉर्ड्स ब्रोक की थी, जिसमें होली प्रॉफेट ने इनको टाइटल दिया था सैफुल्लाह द सॉर्ड ऑफ अल्लाह का। और फिर बैटल ऑफ मोता के अंदर ही इन्होंने लीड किया था। तो रोमन एम्पायर की आर्मी से 3,000 की आर्मी मुसलमानों की थी, 2 लाख की आर्मी रोमन एम्पायर की थी, उससे बचाकर सक्सेसफुल रिट्रीट करके हजरत खालिद बिन वलीद वापस लेकर आ गए थे। ये ग्रेटनेस थी खालिद बिन वलीद की। आप ससुर ने इस पर बड़ी तारीफ की थी और कितना बड़ा मर्तबा दिया कि जब मक्का, दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी, मुसलमान कॉन्क्वेस्ट कर रहे थे, तो उस वक्त 4 कमांडर थे। एक प्रॉफिट हिमसेल्फ, दूसरे जुबैर बिन अल-अवाम, प्रॉफिट्स कजिन एंड 10 ब्लेस्ड कंपेनियन, तीसरे तीसरे जो है वो क्या कहते हैं, अब्दुल्ला अबू उबैदा बिन अल जरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अगेन 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस। तो प्रॉफिट, जुबैर और अबू उबैदा, ये 3 तो हो गए ग्रेट। उसके बाद आप ने चौथा ग्रेट पर्सन जो अभी कुछ दिनों पहले मुसलमान हुआ है, लेकिन उसको इतना बड़ा मर्तबा दिया कि 4 कमांडर्स में से कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का का एक कमांडर खालिद बिन वलीद को बनाया। क्या शान थी इनकी। ठीक है, 3। अच्छा, उसके बाद बैटल बैटल से फारिग होने के बाद जब आप ने अपनी जिंदगी का फेयरवेल सेरेमन किया, लास्ट हज किया, तो लास्ट हज में आप ने जो अपना हेड शेव करवाया, तो पेशानी के बाल होते हैं ना, ये पेशानी के बाल, तो ये बड़े मुबारक बाल थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तो मुबारक थे, लोगों ने मुंह मुबारक को संभाल के रखा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने, एक रिवायत में लिखा हुआ है कुछ बाल और एक में लिखा हुआ है 3 बाल होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी के, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे लास्ट सेरेमन के अंदर। ठीक है, जब हेड शेव करवाया था, ताकि कोई लड़े झगड़े नहीं, तो किसी को 2 मिले, किसी को 3, तो कितनी बड़ी बात है, होली प्रॉफेट का एक बाल भी किसी को मिल जाए। ठीक है, कहा यह जाता है कि होली प्रॉफेट के बालों में आज तक जिंदगी है, वो बढ़ते हैं। ठीक है, वो बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है, जिन लोगों के पास हैं, कहीं म्यूजियम में है, तो कहा यह जाता है वल्लाहु आलम बिस्सवाब, आई नेवर ऑब्जर्व्ड इट, आई कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट आई जस्ट सेड। ठीक है, लेकिन बहरहाल कि जो है वो क्या कहते हैं, इतनी बात तो है कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अल्लाह ताला ने अंबिया को उनकी कब्रों में जिंदा रखा हुआ है और वो उसके अंदर नमाजें भी पढ़ते हैं और उनको रिस्क भी पहुंचाया जाता है। ये ऑथेंटिक हदीस है, इसकी आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कि अंबिया जितने हैं अल्लाह ताला ने उनको अपनी कब्र मुबारक के अंदर जिंदा रखा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र मुबारक में वैसे ही तरोताजा मौजूद हैं। जब ए नसीम सहर तेरा गुजर हो दियारे हिजाज में, मेरी चश्मे तर का सलाम कहना हुजूर बंदा नवाज में, तुम्हें हद अकल ना पा सकी, बस हाल इतना बता सकी, तुम एक जलवे राज थे जो आया है रंगे मजाज में, न जहां में राहत जा मिली, न मताए अमनो अमा मिली, जो दवाए दर्दे नेहा मिली, मिली वो बेहिश्ते हिजाज में। लेकिन बहरहाल हमारे बच्चों को वो कहाँ आती है यार, ये समझ कहाँ आएगा आपको। ठीक है, और तो बहरहाल, तो अब जो है वो होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बाल मुबारक, ठीक है, हजरत खालिद बिन वलीद के पास आ गए थे 3, वो भी पेशानी के मोस्ट मुबारक बाल। ठीक है, तो द मोस्ट ब्लेस्ड वन, तो हजरत खालिद बिन वलीद उसको अपने पास संभाल के रखा करते थे और उन्होंने अपनी टोपी के अंदर उसको स्टिच करवा दिया था, यानी कपड़ा रख के कि गुम होने का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। वो कहते थे कि इसी की बरकत से मुझे बैटल्स के अंदर क्या दी जाती है, फतह दी जाती है।
ठीक है, मुझे बैटल्स के अंदर इसी की बरकत से फतह दी जाती है। तो बहरहाल, तो क्या कहते हैं, एपोस्टेसी मूवमेंट के अंदर यही वो बंदे थे जिन्होंने एपोस्टेट ट्राइब्स की बैंड बजाकर रख दी थी। ठीक है, बड़े बड़ी पूरी दुनिया का जो बड़ी आर्मी भी थी ना रोमन्स और पर्शियंस की, वो भी इनसे डरती थी। आज तक 300 बैटल्स को लीड किया, एक बैटल में भी नहीं हारे थे। ये रिकॉर्ड आज तक खालिद बिन वलीद का है। ठीक है, तो बहरहाल पर्शियन और रोमन के अगेंस्ट रोमन एम्पायर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल के डिफीट करने वाले यरमुक के अंदर, ठीक है, रोमन एम्पायर को यही खालिद बिन वलीद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सॉर्ड ऑफ अल्लाह का टाइटल दिया था। ठीक है, तो एग्जाम्पलरी करेक्टर शो किया था जब तो इतनी बड़ी शान के बावजूद कोई एरोगेंस नहीं था, और एग्जाम्पलरी कैरेक्टर शो किया था कब, जब हजरत खालिद बिन वलीद इतनी बैटल्स जीत चुके। आप अंदाजा लगाएं, 300 बैटल्स कोई मामूली चीज नहीं है ना, छोटी बड़ी मिलाकर, और जहां कदम रखते थे वहां पे सक्सेसफुल होते थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के जमाने में जब बैटल ऑफ यरमूक जीत चुके, तो उसके बाद हजरत उमर ने इनको क्या कर दिया था, डिसमिस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कमांडरशिप कर दिया था। कहा था कि अब खालिद विल फाइट अंडर अबू उबैदा बिन अल जराह, ठीक है, एज द सोल्जर। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने इतना सा रेजिस्ट नहीं किया, कोई एहसान नहीं जताया कि भाई मैंने इतने बड़े बड़े काम किए, यूं किया वो किया, नहीं। कहा कि खालिद यूज टू फाइट इन द वे ऑफ अल्लाह एज द कमांडर, खालिद विल कंटिन्यू फाइटिंग इन द वे ऑफ अल्लाह एज द सोल्जर। ठीक है, आप अंदाजा लगाएं, ये ग्रेटनेस ये अल्लाह वालों के अंदर ही होती है, ये हम्बलनेस होली प्रॉफिट के शागिर्दों में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वो अभी ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा, ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा। ठीक है, तो हजरत उमर ने जब इनको डिसमिस किया ना, फिर उसके बाद मदीना बुला लिया। हजरत उमर के कजन थे, एक्चुअल में ना हजरत उमर के दूर के कजन थे। तो आपको पता है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फेवरेटिज्म से बहुत दूर रहते थे। तो कोई ये ना कहे कि यार अपने कजिन को तो कभी भी कमांडरशिप से नहीं हटाया, तो हजरत उमर ने हटा भी दिया। लेकिन फिर बैटल ऑफ कादसिया का टाइम आया, यरमूक के बाद बैटल ऑफ कादसिया का टाइम आया। यानी यरमूक रोमन्स की सबसे बड़ी बैटल थी, बैटल ऑफ कादसिया पर्शियंस की सबसे बड़ी बैटल थी। हजरत उमर खालिद बिन वलीद के घर गए कि भाई जो है वो क्या कहते हैं, यरमूक की बैटल को, कादसिया की बैटल को तुम ही लीड करो, जैसे यरमूक यानी रोमन्स की सबसे बड़ी बैटल को लीड किया था। लेकिन इस पर खालिद बिन वलीद के घर गए तो खालिद बिन वलीद बेइंतहा बीमार पड़े हुए थे, और उसी बीमारी के अंदर डाइड हुए। बात आई समझ में? ठीक है, नेचुरल डेथ हुई। खालिद कहा करते थे कि देखो मैंने 300 बैटल्स लड़ी, और कहीं पे 200 का वर्ड यूज करते थे क्योंकि 200 बड़ी बैटल्स थी ना रोमन पर्शियंस के अगेंस्ट, छोटी छोटी बहुत सारी बैटल्स और भी थी। कहा कहते थे कि कोई दो उंगलियों के बराबर मेरी बॉडी पर ऐसी जगह नहीं है कि जहां मेरी बॉडी पर जो है वो क्या कहते हैं, क्या ना हो, जख्म ना हो। बैटल्स में जख्म लगते थे। ठीक है, लेकिन आज मैं अपने बिस्तर पर एक आम आदमी की तरह मर रहा हूँ। ठीक है, तो लोगों ने कंसोल किया कि भाई देखो होली प्रॉफिट की वो हदीस भी है कि जिसके दिल में शौक शहादत हो वो बैटल्स में शरीक होता हो, चाहे घर पर मरे अपने बिस्तर पर, उसके दिल में शौक है शहीद होने का, तो वो शहीदों की मौत उठाया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, बुजदिलों की मौत नहीं उठाया जाएगा। खालिद बिन वलीद कहते थे फला नामत आईना अल जुबना, बुजदिल लोग कभी सुकून की नींद ना सो सकें, कि जो समझते हैं कि बैटल में जाने से इंसान मरता है। मैंने 300 बैटल लड़ी और मेरी जिस्म पर कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तीर तलवार की जख्म ना हो, लेकिन आज देखो मैं नेचुरल डेथ मर रहा हूँ। तो मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। आई बात समझ में? ठीक है, बुजदिली का इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ये खालिद बिन वलीद हो गए। अब आ जाओ, स्क्राइब्स ऑफ रेवोल्यूशन के छोटे छोटे दो तीन क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, तो स्क्राइब्स ऑफ रेवोल्यूशन में से फर्स्ट 5 स्क्राइब्स तो हो गए ना। ठीक है, अब ये छोटे छोटे जो है क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं स्क्राइब्स के, जरा जल्दी से ये लिख लें। ठीक है, बी क्विक। तो देखिएगा, ये पूरा क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्योंकि हमने हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ हदीस भी किया हुआ है और कुरान भी किया हुआ है। अब जरा गौर से सुनना, मैं क्यों हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ हदीस और कुरान किया हुआ है कह रहा हूँ। देखो, राइट ब्रीफ अबाउट द टास्क कैरीड आउट बाय द स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट, कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन ने जो टास्क परफॉर्म किया वो क्या था। गौर से सुनने की बात है बेटा। तो स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन ने होली प्रॉफिट के टाइम पर जो टास्क परफॉर्म किया था वो दो किस्म के काम थे। गौर से सुनना, एक कुरान की कॉम्पिलेशन और एक हदीस की कॉम्पिलेशन। हमने दोनों ही पढ़ी हुई है, तो लिहाजा पैराग्राफिंग करेंगे, आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो पैरा वन देखो,
सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्राइब्स दिया हमने, लिख लो भाई साथ साथ, कि हु यूज टू राइट डाउन द कुरान अंडर द प्रॉफिट्स इंस्ट्रक्शन, और फिर अराउंड 32 to 40 थे ये स्क्राइब्स, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट जो होते थे वो 4 कैलिफ्स, जैद बिन साबित, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, उबई इब्न कअब हो गए, जिनका हमने नाम लिखा, और ये याद भी करते थे और लिखते भी थे। और नॉट ओनली जो है वो क्या कहते हैं हदीस कुरान लिखा, इन्होंने हदीसें भी लिखी, ठीक है मेरे भाई। तो जरा जल्दी से ये लिख लो, ठीक है, जल्दी से पैरावन लिख लो, बी को एक, बी को एक भाई हो, ठीक है। तो स्क्राइब्स जो होते थे जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान को लिखा करते थे स्पेशली, और हदीसों को भी लिखा करते थे कुछ कुछ, ठीक है। लेकिन कुरान को स्क्राइब, जो भी कुरान को लिखता था वो स्क्राइब कहलाता था, चाहे हदीस लिखे ना लिखे, कुछ हदीसें भी लिखते थे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एफर्ट्स इन प्रिजर्विंग द कुरान, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। आपको याद होगा ये हमने कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान में बहुत डिटेल से किया था, ठीक है, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब भी रेवलेशन आती थी तो प्रॉफिट उसको डिक्टेट करवाते थे, और वो लोग शोल्डर ब्लेड्स ऑफ द कैमल पर लिखते थे, लेदर पर लिखते थे, वुडन बोर्ड पर लिखते थे, पाम लीव्स पर लिखते थे, पेपर पर लिखते थे, ठीक है। और जो है वो इन सारी चीजों पर लिखा करते थे। और यही वाली बात जो अभी जैद में भी पढ़ी थी कि व्हेनेवर प्रॉफिट डिक्टेटेड मी द वर्ड्स, बिल्कुल सेम वही सारी बातें आ रही हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कंक्लूड करना है इसके अंदर। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर ऑफ रेवलेशन को भी एक्सप्लेन करते थे। क्या मतलब ऑर्डर ऑफ रेवलेशन को, कि बता देते थे कि ये सूरत इस सूरत के बाद आएगी, ये सूरत उस सूरत से पहले आएगी, ठीक है। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान में फर्दर कुरान रिसाइट किया करते थे नमाजों के अंदर, ठीक है, तो उसमें भी मैटर क्लियर हो जाता था, ठीक है, कोई गलती वलती हो तो वो भी क्लियर हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद रिवाइज द कुरान ट्वाइस विद जिब्राइल इन द लास्ट ईयर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 2 मरतबा पूरा कुरान रिवाइज भी किया। तो जो सीक्वेंस उन्होंने हजरत जिब्राइल से सीखा, ठीक है, वो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को सिखाया भी, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ द मेमोराइजर होली प्रॉफिट की लाइफ के अंदर ही मौजूद थे, और एक जगह लिखा हुआ है मोर देन 1000 मेमोराइजर्स हमारे पास होली प्रॉफिट की लाइफ में ही मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, रिटन बट नॉट ऑफिशियल बुक फॉर्म, कुरान होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में रिटन हो गया था, लेकिन ऑफिशियल बुक फॉर्म में नहीं था। ये कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान है ना पूरा, मैंने 1 घंटे के अंदर एक लेक्चर पढ़ाया, इसलिए अभी शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के पास पर्सनल कॉपीज भी थी, जैसे कि जो है वो क्या कहते हैं हजरत आयशा के पास, अब्दुल्ला इब्न मसूद के पास पर्सनल कॉपीज भी हुआ करती थी। लेकिन अब सबको कंबाइन करके इजमा ऑफ द कंसेंसस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या कर दिया, कंसेंसस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, ठीक है, सबको एक कंबाइन करके हजरत अबू बकर ने एक कॉपी बना दी थी जिसका नाम था उम, ठीक है। दिस कॉपी वाज गिवन टू हजरत उमर, देन हजरत उमर गिव दिस कॉपी टू हिज डॉटर हजरत हफ्सा, सो दैट दिस कॉपी वाज आल्सो कॉल्ड मसहफ हफ्सा। याद आ गया? ये कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान में हमने पहले भी पढ़ लिया था, तो आई होप यू हैव डन दैट। बी को एक, ठीक है, जल्दी से, तो हम आगे चलें फिर खत्म करना। अब ये हो गया लास्ट पैराग्राफ। इन लोगों ने सिर्फ कुरान को नहीं प्रिजर्व किया था, बल्कि हदीस और दूसरे जो है वो क्या कहते हैं उसको भी प्रिजर्व कर लिया था, ठीक है। हदीस और इसके अलावा जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्टिव्स होते थे, ये लो प्रीवियस, 1 मिनट के लिए लगा दी प्रीवियस, ठीक है, जल्दी कर लो। अच्छा जी, तो सिर्फ कुरान को प्रिजर्व नहीं किया, बल्कि हमने आपको पता था कि आपको पता है कि मैंने कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस अभी पढ़ाया था, उसमें बहुत डिटेल से बताया था कि भाई कुछ कंपेनियंस हदीसों को भी राइट करते थे, जैसे अब्दुल्लाह इब्न अमर थे, तो वो सब कुछ राइट करते थे। एक ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई नहीं राइट करो, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई ये, ठीक है, कि या रसूलुल्लाह मुझे राइट करना चाहिए नहीं, तो होली प्रॉफिट ने कहा था राइट व्हाटएवर यू वुड लाइक टू राइट, दिस इज द टंग ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नथिंग रॉन्ग कैन कम आउट ऑफ इट, ठीक है, ये सारी बातें। और होली प्रॉफिट ने जो फरमाया था एज आई ओनली स्पीक द ट्रुथ, ये सारी बातें आप यहाँ पर भी लिखेंगे, वही कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस जो होली प्रॉफिट के जमाने में थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लेटर्स लिखते थे, ट्रीटीज लिखते थे, ठीक है, जैसे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वगैरह। इसी तरह जय हजरत अली की एग्जांपल दे दी, उन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया लिखी, ठीक है। और सहीफा सादिका जो अमर अब्दुल्ला इब्न अमर ने जो हर चीज लिखा करते थे, उन्होंने कंपाइल किया, अराउंड 1000 अहादीस उसके अंदर मौजूद थी, ठीक है। इसी तरह आप हजरत आयशा की डिक्टेशंस की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो क्या कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिटर्न मटेरियल की एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है मेरे भाई, जल्दी कर लो यार, पी को एक। इसके बाद तो सिर्फ पैराग्राफिंग वाला एक छोटा सा क्वेश्चन, ये देखो मेरे भाइयों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एफर्ट्स ऑफ द स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम, ठीक है। तो स्क्राइब्स का पूरा चैप्टर यहाँ पर आकर कंक्लूड हो जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और के साथ आप इसे लिख लें। इसमें समझने की कुछ बातें हैं मेन,
वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप और के साथ ये क्वेश्चन लिख लें। अब सुनो मेरे भाइयों, इसमें एक बात को समझो। डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड बाय जैद बिन साबित। देखो सिर्फ जैद बिन साबित का 10 मार्क का आया हुआ है इन प्रिजर्विंग द रेवलेशन आफ्टर द प्रॉफिट्स डेथ। ठीक है, प्रॉफिट की लाइफ की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट की डेथ के बाद की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह डिस्क्राइब द पार्ट प्लेड बाय द स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन, ठीक है, इन प्रिजर्विंग द रेवलेशन इन द बुक फॉर्म। अब एक बच्चा बोलता है कि सर ये क्या बात हो गई, आपने दोनों को सेम क्वेश्चन बना दिया, हालांकि एक में सिर्फ जैद के बारे में पूछा गया है और एक में सारे स्क्राइब्स के बारे में पूछा गया है। तो ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, सारे स्क्राइब्स के बारे में पूछा जाएगा तो जैद के बारे में पूछा जाएगा, अलग होगा ये। ठीक है भाईजान, कोई अलग नहीं होगा, अच्छी तरह समझना। जब भी स्क्राइब होली प्रॉफिट के बाद वर्क करेंगे तो जैद ही उनको हेड करेंगे, और जब भी जैद होली प्रॉफिट के बाद वर्क करेंगे तो दूसरे स्क्राइब्स ही उनकी सपोर्ट में साथ काम करेंगे, जैद अकेले काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब हम कुरान की कॉम्पिलेशन की बात करते हैं, हजरत अबू बकर के जमाने में भी, ठीक है, तो वो जैद अकेले नहीं थे, पूरी 70 की टीम उनके साथ थी। और इसी तरह जब हम कुरान की कॉम्पिलेशन की बात करते हैं उस्मान के जमाने में, तो जैद अकेले नहीं थे, वहां पे अदर स्क्राइब्स जिसका नाम मैंने आपको बताया, अब्दुर्रहमान इब्ने हारिस, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर और सईद बिन अलास भी मौजूद थे। तो इसलिए ये जो है वो क्या कहते हैं, आंसर विल रिमेन सेम। और आंसर अभी आप शॉक हो जाएंगे कितना आसान आंसर है। ठीक है, वो पूरा कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान वाला आंसर है। ठीक है, कि सबसे पहले होली प्रॉफिट की लाइफ टाइम में इन सब का आपको 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। असल मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, ठीक है, जो है वो क्या कहते हैं 9 मार्क्स। 9 मार्क्स इन 2 पैराग्राफ्स के हैं। ठीक है, तो ये हम पूरी डिटेल से, क्योंकि हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान कर चुके हैं ना। ठीक है, पूरे ऑल 3 स्टेजेस ऑफ द कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई इशू नहीं है कि हम इसके अंदर इजीली जो है वो क्या कहते हैं हम इसके अंदर ये सारा का सारा लिख दें। अब हमें कोई डिटेल की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक दो छोटे छोटे से पार्ट बीज है, उसके बाद क्लास एंड होने वाली है। बी क्विक मेरे भाइयों, जल्दी से लिख लो। ये क्या कहा मैंने, एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं कि कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 1 में भी आता है, कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ पेपर 1 में भी आता है, और कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ऑफ पेपर 2 में भी आता है कैलिफेट के अंदर। ठीक है मेरे भाई, बी क्विक। क्या मतलब कि प्रीवियस स्लाइड ये लो यार, प्रीवियस क्या करते हो यार, स्क्रीनशॉट लो भाई जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। डन, चलो। अच्छा देखो, स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन की इतनी ग्रेट रिस्पेक्ट क्यों है इस्लामिक सोसाइटी में, या उस वक्त इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दी गई इन लोगों को। ठीक है, गौर से सुनने की बात है। ठीक है, कि इन लोगों को इतनी ग्रेट रिस्पेक्ट क्यों इस्लामिक सोसाइटी में दी गई। ठीक है ना, देखो पहले मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान शरीफ को सीखता है और सिखाता है। सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। ठीक है मेरे भाई, तो एक बात तो ये हो गई, लिहाजा मुसलमान इनको हाई स्टीम पर काउंट करते थे। सिंपल, लिखना नहीं है, ठीक है, पेज नंबर लिख लेना नोट्स का। तो लिखना यहाँ पर, मुस्लिम होल्ड देम विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर ये एफर्ट्स ना करते तो हमारे पास कुरान एक्चुअल फॉर्म में ना होता। इनकी एफर्ट्स की वजह से कुरान हमें एक्चुअल फॉर्म में मिल रहा है, नंबर 1। ठीक है, और देखो 40 स्क्राइब्स थे ना होली प्रॉफिट के, 32 to 40। तो अब एक बात समझना कि भाई 32 to 40 जो स्क्राइब्स थे ना होली प्रॉफिट के, तो इसका मतलब 1 लाख से ज्यादा होली प्रॉफिट के कंपेनियंस थे। उन 1 लाख कंपेनियंस में से सिर्फ 40 लोगों को सेलेक्ट करना किसी काम के लिए, ये कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होगी उन 40 लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, 32-40 लोगों को सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब ये बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं ऑनरेबल थे इन द साइट ऑफ होली प्रॉफिट एज वेल। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे सारे काम करवा रहे हैं, इनको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्रेट थे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आईज में भी। और जो होली प्रॉफिट की आईज में ग्रेट था, वो अल्लाह की आईज में भी ग्रेट था। ठीक है भाई, नेक्स्ट थिंग, अल्लाह सेव द कुरान, इनके थ्रू अल्लाह ताला ने कुरान को सेव किया है। ठीक है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कुरान में भी इनको टाइटल दिया है किराम बरारा, ऑनरेबल एंड द पेयर्स।
उसके बाद आ जाए, दे वर अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर द प्रॉफिट। होली प्रॉफिट को रट्टा नहीं लगा के रखना पड़ता था, याद करके रखना नहीं पड़ता था हर वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह नहीं पहुंचना पड़ता था कुरान को स्प्रेड करने के लिए, इनसे लिखवाया और जगह जगह स्प्रेड करवा दिया, कहानी खत्म। आई बात समझ में? इनसे लिखवाकर जगह जगह स्प्रेड करवा दिया, ठीक है। दे वर्क वेरी हार्ड इन राइटिंग द कुरान एज राइटिंग फैसिलिटीज वर वेरी क्या कहते हैं लो इन दैट टाइम ना, कि राइटिंग फैसिलिटीज बहुत कम थी, ठीक है। तो जब राइटिंग फैसिलिटीज कम थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज्यादा क्या कहते हैं, इनको ये जो भी लिखा करते थे तो बहुत मुश्किल से लिखा करते थे, अवेलेबल मटेरियल बड़ी मुश्किल से मिलता था इनको, ठीक है। दे इवन आस्क फॉर एनी वर्ल्डली रिटर्न, ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज। और वर्ल्डली रिटर्न भी, यानी कोई उजरत, कोई बदला, कोई सैलरी भी इनको नहीं मिल रही थी इसकी। तो ये वॉट एवर दे आर डूइंग, दे वर डूइंग ओनली फॉर द सेक ऑफ गॉड, ठीक है, एंड द सेक ऑफ मैसेंजर। तो लिहाजा ये ग्रेट थे। ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स देयर आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस, कि देखो बगैर किसी पैसों के, वर्ल्डली लालच के, कितनी मेहनत, कितनी ज्यादा इंस्पिरेशन, कितनी ज्यादा डिवोशन, ठीक है। तो ये मुसलमानों को जरा लेसन मिलता है कि यार ठीक है, सब कुछ इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, हर चीज के पैसे ना मांगा करो, कुछ चीजें अल्लाह के लिए भी किया करो। आई बात समझ में? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाइयों, ठीक है, जिसने नहीं लिखा